हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आपकी स्टडी अच्छी चल रही है और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आपको जैसा कि हमने आपको नेक्स्ट टाइम पे जो वीडियो उपलब्ध कराया है उसमें आपको हमने मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर विशेष प्रकार से चर्चा की है। तो इसके माध्यम से आप लोगों ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस एंड मॉलिक्युलरिटी पर स्टडी की होगी और अपनी नोटबुक में उसको रिटर्न भी किया होगा। तो आपने स्टडी करके हमको अपने आप को ये अनुभव किया होगा कि जो रमन सर के लेक्चर हमने सुना, उसकी स्टडी की, जिसके माध्यम से मॉलिक्युलरिटी तो कैलकुलेट करना बहुत ही इजी हो गया है और मॉलिक्युलरिटी के माध्यम से आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी निकालना सीखा होगा। तो बच्चों, आज हम आपको मुख्य रूप से मॉलिक्युलरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, छद्म या आभासी एक अणु का विक्रिया, वेग निर्धारक पद और अणुसंख्यता तथा विक्रिया की कोटि में अंतर पड़े। तो जैसा कि बच्चों आपने पढ़ लिया अणुसंख्यता तथा विक्रिया की कोटि, आखिर ये अणुसंख्यता होती क्या है, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, इनमें आपस में क्या रिलेशन है, किस प्रकार से एक दूसरे रिलेटेड है, इन सब की स्टडी आज हम आपको विधिवत और अच्छे से कराएंगे। तो दिल थाम के बैठिए और अपनी कॉपी पेपर और कॉपी पेन से लेकर के हमारी स्टडी को सुनिए, समझिए और समय समय पर उसको आप नोट भी करें, जिससे कि जब तक आप कॉपी में नोट नहीं करेंगे तब तक आपकी स्टडी 100 में 100% सॉलिड, ठोस और बिल्कुल पक्की नहीं हो पाती बच्चों। तो आप अपनी कॉपी और पेपर लेकर के तैयार हो जाएं। साथ में पेंसिल भी होना चाहिए, क्योंकि बिना पेंसिल के तो हम कुछ लिख ही नहीं पाएंगे। ओके बच्चों, चलिए देखते हैं आगे। तो जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं अणुसंख्यता, तो किसी अभिक्रिया, कोई भी रिएक्शन हो रही है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या को हम अणुसंख्यता कहते हैं। अर्थात किसी अभिक्रिया को कंप्लीट होने में उसमें कितने अणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने अणु आपस में टकरा करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनकी संख्या को हम अणुसंख्यता कहते हैं। जैसा कि आप देखें डेफिनेशन में हमने लिख रखा है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या को हम अणुसंख्यता कहते हैं। अणुसंख्यता के बारे में कुछ बातें आप विशेष ध्यान रखें, जैसे कि अणुसंख्यता का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। अणुसंख्यता का मान हमेशा पूर्णांक में होता है। अणुसंख्यता का मान भिन्नात्मक नहीं हो सकता। अणुसंख्यता एक सैद्धांतिक पद है, अर्थात थ्योरेटिकल पद है, जिसमें हम किसी अभिक्रिया के समीकरण को देख कर ही उस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। इस प्रकार हम आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। इस प्रकार देखें आप, सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, NH4NO2 रिएक्शन कराएंगे। यहाँ बनेगा आपका N2 प्लस 2H2। तो इस रिएक्शन में देखें बच्चों, इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है NH4NO2, उसके मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी है, उसके मॉलिक्यूल की संख्या 1 है। तो जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की संख्या 1 है तो इसकी जो मॉलिक्युलरिटी वो कितनी निकलेगी बच्चों, 1, यानी कि इसमें अणुसंख्यता 1 है, अणुओं की संख्या 1 है, तो मॉलिक्युलरिटी भी इसकी 1 ही निकलेगी। दूसरा एग्जाम्पल देखें बच्चों, जिसकी पिछले वीडियोस में हमने आपको कुछ निकालना सिखाया भी है, अब आप निकालिए। किस प्रकार से निकालते हैं, देखें N2 प्लस 3H2, यहाँ बनेगा 2NH3
देखिए बच्चों, यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन इन कितना है, 1, एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 3। देन मॉलिकुलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज m इक्वल हो जाएगा 1 + 3 यानी 4। आप देख रहे हैं इस रिएक्शन की जो मॉलिकुलरिटी है वो 4 निकली। कितनी निकली बच्चों, 4। तो इस प्रकार से आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन दिखा रहे हैं, 2HI रिएक्शन कराएंगे तो H2 + I2 हो जाएगा। तो यहाँ देखें HI के कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ m इक्वल हो जाएगा अपना 2। और भी देख सकते हैं आप लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, फोर्थ पॉइंट, एथिल एसीटेट का जल अपघटन कराना है आपको। क्या कराना है बच्चों, CH3 COO C2H5 + H2। ये हमारा एथिल एसीटेट है, इसमें जल का अपघटन कराया तो आप देखते हैं यहाँ बनता है अपना CH3 COOH बन जाएगा, प्लस में हो जाएगा C2H5 बॉन्ड OH। यहाँ आप देख रहे हैं कि एथिल एसीटेट का 1 मॉलिक्यूल है और वाटर का भी 1 मॉलिक्यूल है। तो इसकी जो मॉलिकुलरिटी निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 2। तो आप बच्चों देख रहे हैं कि मॉलिकुलरिटी क्या होती है, जिसे हम केमिकल रिएक्शन को देख करके आसानी से उसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, क्योंकि यह एक थ्योरेटिकल वैल्यू है, सैद्धांतिक वैल्यू है। इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन में लिखने के बाद ये देखते हैं कि रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट कराने में पार्टिसिपेट करते हैं। तो उनकी जो संख्या होती है उसी को अपन लोग अणु संख्या कहते हैं। और भी एग्जाम्पल के तौर पे आप देख रहे हैं कि ये 4 एग्जाम्पल अपन देख चुके हैं। तो तब तक तो आप इसको नोट करें और फिर हम आपको और एग्जाम्पल दिखाएंगे। तो आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर अपन ने एग्जाम्पल नंबर 5 लिया है। तो सबसे पहले आप देखेंगे 2N2O5, नाइट्रोजन जो डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड है उसके अपन ने 2 मॉलिक्यूल लिए हैं। उसके बाद प्रोडक्ट के फॉर्म में 4NO2 बना है और O2 बना है। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर N2O5 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो आपको दिख रहा है बच्चों, जब मॉलिक्यूल्स 2 है तो उसकी मॉलिकुलरिटी 2 आएगी। यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में कि NaCl का 1 मॉलिक्यूल है और सिल्वर नाइट्रेट का भी 1 मॉलिक्यूल है। तो आप देख सकते हैं कि पार्टिसिपेट करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनकी नंबरिंग 1 1, अर्थात m इक्वल हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2। दिस रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी 2 हो जाएगी। नेक्स्ट देख सकते हैं 4HBr + O2। यहाँ क्या फॉर्म किया है, 2H2 बना है और प्लस में आपका 2Br2। तो यहाँ देखेंगे m इक्वल हो जाएगा, HBr कितने मॉलिक्यूल है, 4, तो 4 लिख दिया। O2 कितना है, 1, यानी कि इसकी जो मॉलिकुलरिटी है बच्चों वो 5 आए। इसी तरह से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमको मॉलिकुलरिटी को किस प्रकार से कैलकुलेट करना है। अगला एग्जांपल देख सकते हैं 2NO + O2। तो यहाँ लिखेंगे अपन m इक्वल 2 + 1 यानी 3, यानी इस वाले रिएक्शन की जो मॉलिकुलरिटी है वो कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो आप इसको लिख लें, फिर आपको एग्जांपल नंबर अगला बताते हैं। देखें, एक बार लिखें, आशा है आपने लिख लिया होगा। जब भी लिखना चाहें तो वीडियो को पॉज कर दिया करें। अगला देख सकते हैं आप, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास CH3CHO। CH3CHO को हम क्या बोलते हैं, एसिटैल्डिहाइड। जब इसकी अपन मॉलिकुलरिटी निकालते हैं तो यहाँ पर फॉर्म होता है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड
और प्लस में CH4। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो एसिटाल्डिहाइड है अपना, क्या है बच्चों, एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन के थ्रू यहाँ पर हमारा मीथेन बन गया है और ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज 1। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड इज 1, सो मॉलिक्यूलरिटी इज 1। तो बच्चों आप कितनी तरीके सीख चुके हैं कि मॉलिक्यूलरिटी एक ऐसी सैद्धांतिक पद है जिसे हम केमिकल रिएक्शंस का इक्वेशन देख लें, समीकरण देख लें, उस समीकरण के थ्रू ही हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी आएगी। जैसा कि आपने देखा ये रिएक्शन लिखी है, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट इज 1, तो दिस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है वो 1 ही आएगी। समझे? तो हमने यहाँ पर आपको मॉलिक्यूलरिटी निकालने के बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहे हैं, कॉपी में नोट कर लीजिए बच्चों। तो जब तक कॉपी में आप जब तक आप कॉपी में नोट नहीं कर पाएंगे तब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा। क्योंकि माइंड ऐसा चलाइए जिसे मोर स्टेबल रखना है। हमको मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रटना नहीं है बच्चों, क्योंकि रटी हुई चीज कुछ ही समय तक रहती है और जो समझी हुई चीज है वो लास्ट टाइम रहती है। तो अब आप ये अपने आप में डिसीजन ले लें कि आपको जो अपनी स्टडी है वो लाइफ टाइम बना के रखना है कि टेम्परेरी रखना। यदि लाइफ टाइम बनाना है तो आप इसको समझिए। समझना आपका काम है और समझाना मेरा काम है। सबसे ज़्यादा मैं समझाऊंगा और आपको मॉलिक्यूलरिटी 101% एक्यूरेट करके बताऊंगा। बस आप दिमाग लगा के ध्यान से पढ़िए और हमारे जो टॉपिक्स बताए जा रहे हैं उनको अच्छे से नोट करें, फेयर भी बनाएं, जिससे कि जब हमारे फेयर में सिस्टमेटिक रहेगा तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। तो बच्चों आपने मॉलिक्यूलरिटी की स्टडी की, अब उसी टॉपिक के अंतर्गत हम आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की ओर ले जा रहे हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पढ़ने से पहले हमको द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम यानी एक्टिव मास, लॉ ऑफ एक्टिव मास, इसकी स्टडी भी करना है। तो क्या होता है बेटा, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, किसी अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर कह सकते उसको। अभिक्रिया की दर तो आप जानते ही है ना, किसी अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो यहाँ आपने देखा ये अभिक्रिया की दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अभिकारकों की सक्रिय मात्राओं का गुणनफल। किसी अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के सीधे समानुपाती होता है। अर्थात करके लिखा अपन ने, अभिक्रिया की दर समानुपाती अभिकारकों की सक्रिय मात्राओं का गुणनफल। तो बच्चों आप अभिक्रिया की दर को पहले मैंने बता चुका है, हम बता चुके हैं आपको कि इकाई समय अंतराल में क्रिया कारकों या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही हम रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की दर कहते हैं। हमने आपको ये भी बताया है कि समय के साथ रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन है वो डिक्रीज होती चली जाती है और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन है वो इंक्रीज होती चली जाती है। कंसेंट्रेट को व्यक्त करने के लिए हमने सांद्रता में घटने के लिए ऋण चिन्ह का प्रयोग किया था और सांद्रता के बढ़ने के लिए हमने प्लस चिन्ह का प्रयोग किया था। अब आप एक्टिव मास को हम किस प्रकार से व्यक्त करते हैं? एक्टिव मास को हम हमेशा एक बड़े ब्रैकेट के अंदर रखते हैं रिएक्टेंट को। ये ध्यान रखें कि एक्टिव मास को व्यक्त करते समय हमें स्मॉल ब्रैकेट या जो अदर प्रकार के ब्रैकेट है उनका यूज नहीं करना है। तो आप यहाँ देख लीजिए, हम यहाँ पर एक आपको रिएक्शन लेते हैं। माना कि एक हमारे पास रिएक्शन A+B एरो C+D है। यहाँ पर रिएक्टेंट में A और B है, तो तब इसका दर समीकरण हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? दर समीकरण
दर समीकरण में लिखेंगे आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करना पड़ेगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू एक्टिव मास लॉ। तो यहाँ पर ए की सांद्रता को अपन इस सक्रिय द्रव्यमान के रूप में लिखेंगे और बी की सांद्रता जो है उसे भी हम सक्रिय द्रव्यमान के रूप में लिखेंगे। तो आर बराबर जब आप निकालते हैं तो जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो वहां पर कांस्टेंट आता है, तो आर बराबर हो जाएगा के, और ये सक्रिय द्रव्यमान के फॉर्म में लिखेंगे और बी को भी हम सक्रिय द्रव्यमान के फॉर्म में ही लिखते हैं। तो यहाँ आप ध्यान रखें कि एक्टिव मास है वो बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे और द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम के अनुसार उन्होंने बताया कि किसी भी अभिक्रिया की जो रेट है आर वो क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमानों अर्थात सक्रिय मात्राओं के गुणनफल, ये देखें मल्टीप्लाई में लिखा है ना, तो गुणनफल के सीधे समानुपाती होता है। इसी प्रकार से अपन एक दूसरा भी एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसे आप नोट कर लें, फिर हम आपको नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल बताते हैं। अब हम एक्टिव मास के दूसरे एग्जाम्पल जो लिखते हैं कि हमारे पास माना कि एक रिएक्शन है 2A प्लस 3B, एरो में लिखा है 5C प्लस 6D। तो द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर अपन दर समीकरण लिखेंगे। दर समीकरण लिखने का क्या रहेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को अपन आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो अपन यहाँ समानुपाती का चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ पर ए एंड बी रिएक्टेंट हैं तो इनको अपन सक्रिय द्रव्यमान के रूप में लिखेंगे। ए को लिख दिया अपन सक्रिय द्रव्यमान, और जो 2 है ना, 2 नंबर ऑफ मोल्स, ये जो मोल्स हैं वो ऊपर पावर के रूप में जाते हैं। और बी लिखेंगे तो ये बी लिख दिया मैंने सक्रिय द्रव्यमान के रूप में। इसकी पावर कितनी आएगी बच्चों, इसकी पावर 3 आएगी क्योंकि बी में जो नंबर ऑफ मोल्स है वो 3 है, तो यहाँ अपन ने 3 लिख दिया। अब अपन लिखेंगे आर इक्वल, आपको पता है जब इक्वल आता है समानुपाती हटता है तो वहाँ पर के नियतांक आता है यहाँ पर, और लिख देंगे ए की पावर 2 एंड बी की पावर में क्या आ जाएगा 3। तो इस प्रकार से हमने द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार हमें रेट ऑफ रिएक्शन को किस प्रकार से कैलकुलेट करना होता है इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये अपना सेकंड एग्जाम्पल हो गया, इसको भी नोट करें, फिर हम आपको थर्ड एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए आप थर्ड एग्जाम्पल अपन ये लेते हैं कि सपोज दैट माना कि हमारे पास एक रिएक्शन है, माना कि एक रिएक्शन अपने पास ए प्लस बी प्लस सी, एरो में अपने पास प्रोडक्ट है, क्या बच्चों प्रोडक्ट। तो यहाँ ए की जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो ए हो जाता है, बी के नंबर ऑफ मोल्स को अपन बी से रिप्रेजेंट करते हैं और सी के नंबर ऑफ मोल्स को अपन लोग सी से भी व्यक्त करते हैं। तो अब आप ये भी देख लें कि इसका हम दर समीकरण किस प्रकार से लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दर समीकरण, दर समीकरण लिखेंगे तो उसके लिए अपने वही रूल है, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार लिखेंगे। तो यहाँ आर लिखेंगे, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखेंगे, ए की पावर हो जाएगी ए जो नंबर ऑफ मोल्स है। उसी प्रकार से यदि अपन बी लिखेंगे तो यहाँ लिख देंगे बी, और बी की पावर क्या हो जाएगी स्मॉल बी, एंड सी एक्टिव मास, इसकी पावर हो जाएगी सी।
तो जब प्रपोर्शनल का हटाते हैं तो आर इक्वल हो जाएगा के की पावर ए हो जाएगा स्मॉल। शक्ति द्रव्यमान में जो नंबर ऑफ मोल्स आते हैं वो एक्टिव मास के पावर में लिखे जाते हैं बी, और सी लिखेंगे अपन लोग तो सी की पावर सी हो जाएगी। अब यहाँ पर इस प्रकार से अपन ने इस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को हमने द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल और भी देख सकते हैं आप, आशा है आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ना। देखो ए बी सी, तो ये जो ए है बी है वो सी है। जो रिएक्टेंट को अपन क्या करते हैं एक्टिव मास के रूप में लिखने के बाद उसके जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं अर्थात ए बी एंड सी कौन से वाले स्मॉल वाले, उन्हें अपन पावर के रूप में लिख देते हैं। तो इसको आप जरूर नोट कर लेना। अब हम आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल बताते हैं। फोर्थ पॉइंट देखेंगे बच्चों, यहाँ अपन ने माना कि एक रिएक्शन लिया 4HBr प्लस में O2 लिखा है, HBr लिखेंगे यहाँ पर। तो आप देखते हैं यहाँ पर क्या बनता है 2H2O बन जाता है प्लस में 2Br2 बनता है। 2Br2 बनता है तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन अपन किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, वही है एक्टिव मास लॉ, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी भी रेट ऑफ रिएक्शन ज्ञात कर सकते हैं। तो किस प्रकार से लिखेंगे अपन लोग, यहाँ सबसे पहले लिख देंगे द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार लिखेंगे। तो यहाँ आर लिखेंगे, लिखना पड़ेगा आर प्रोपोर्शनल टू HBr। HBr की जो पावर है वो 4 लगेगी यहाँ पर, और O2 लिखा जाएगा। O2 की पावर क्या लगेगी 1 रहती है वो, तो R बराबर लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा के HBr, इसकी पावर के रूप में 4 आ जाएगा, और O2 की पावर के रूप में 1 आ जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि HBr के इसमें 4 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और O2 का ओनली 1 मॉलिक्यूल है। तो इस प्रकार से आप समझ रहे हैं बच्चों, मैं तुम्हें कहाँ ले जाना चाहता हूँ। हम आपको एक्टिव मास लॉ के अकॉर्डिंग उसके आधार पर हम आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्यों ले जा रहे हैं कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, जिसे हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। आपने बच्चों मॉलिक्युलरिटी एक्टिव मास लॉ को अच्छे से स्टडी कर ली। अब हम आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्यों ले चलते हैं, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है और ये रेट ऑफ रिएक्शंस यानी कि मॉलिक्युलरिटी जो होती है उससे किस प्रकार से रिलेटेड होती है। जैसा कि आप रिएक्शन की जो हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की जो डेफिनेशन लिखी है उसको अच्छे से पढ़ें। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों की सक्रिय मात्राओं पर लगे घातांकों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। जैसे कोई अभिक्रिया हो रही है उसमें भाग लेने वाले जो क्रिया कारक हैं उनकी सक्रिय मात्राओं के घातांकों जो पावर होती है उसके योग को हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। इसको अपन दूसरे प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या जिनका सांद्रण में परिवर्तन होता है, सांद्रता में परिवर्तन होता है, उसे हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। माना कि अपने एक रिएक्शन लेते हैं, देखें आप लोग, माना कि एक अभिक्रिया A
प्लस बी प्लस सी, एरो में अपने लिख दिया उत्पाद। ये है यहाँ जो ए है ना, इसके नंबर ऑफ मोड्स ए है, बी है उसके नंबर ऑफ मोड्स को अपन बी मानेंगे, और जो सी है उसके नंबर ऑफ मोड्स को सी माने। अब हम क्या करते हैं कि द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम के अनुसार इसके लिए हम दर समीकरण लिखते हैं। तो दर समीकरण लिखने का तरीका जो हम अभी पिछले टर्म पे बता चुके हैं आपको, यहाँ लिखेंगे द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार यहाँ लिखेंगे उसका दर समीकरण। दर समीकरण किस प्रकार से लिखते हैं? आर क्या होती है यहाँ पर? रेट ऑफ रिएक्शन। आर हमारी क्या होती है? रेट ऑफ रिएक्शन। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह बनेगा, और ए को अपन लोग एक्टिव मास के फॉर्म में लिखेंगे, और उसके पावर के रूप में क्या लिखा जाएगा? वो नंबर ऑफ मोल्स लिखा जाता है। यानी यहाँ ए लिखेंगे, और बी की पावर में अपन लोग क्या लिखेंगे? स्मॉल बी लिखेंगे, एंड सी की पावर में अपन लोग स्मॉल सी लिखेंगे। अब अपन आर बराबर निकालते हैं तो यहाँ कांस्टेंट क्या आ जाता है, फिर वही लिखना पड़ेगा, ए की पावर ए एंड बी की पावर बी और सी की पावर में सी। अब हम यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। क्या लिखा है? इसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारक ए, बी और सी, उनके सक्रिय जो द्रव्यमान होते हैं उन पर जो घातांक लगा होता है उसका जो योग होता है उसे हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कोटि, यानी लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या निकलेगा बच्चों? ए प्लस बी प्लस सी। तो इस प्रकार से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को भी निकालना सीख जाते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखें कि मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा एक समान हो, ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि अणुसंख्यता तो एक सैद्धांतिक मान है जिसे हम कुछ नहीं करते, डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन लिखे, उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखे रिएक्टेंट के, और उनको अपने उस अभिक्रिया में देख लिया कि अमुक अणु के इतने मॉलिक्यूल्स हैं, जो नेक्स्ट अणु है उसके इतने मॉलिक्यूल हैं, उन दोनों मॉलिक्यूल को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास मॉलिक्युलरिटी आ जाती है। लेकिन आप यहाँ इस बात को ध्यान रखें कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है बच्चों, वो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो उसको हम क्या करते हैं? ऑब्जर्व कैलकुलेशन करते हैं, उसका वास्तविक मान निकालते हैं, प्रेक्षित मान निकालते हैं। तो वो क्या रहता है? वो मॉलिक्युलरिटी के समान भी हो सकता है और मॉलिक्युलरिटी से डिफर भी हो सकता है। यहाँ एक बात ध्यान रखें, जहाँ मॉलिक्युलरिटी का मान हमेशा पूर्णांक में होता है, वहीं पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसका मान पूर्णांक में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कोटि का मान तो बच्चों फ्रैक्शनल भी आता है, भिन्नात्मक भी आ जाता है, धनात्मक आता है, यहाँ तक कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऋणात्मक में भी आ जाती है। यहाँ ध्यान रखें, अभिक्रिया की कोटि का मान पूर्णांक में हो सकता है, अपूर्णांक में हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। ओके, नोटेड दिस पॉइंट। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को जो अपने एक एंटीबायोटिक एग्जाम्पल बताया,
अब हम आपको पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में यूजफुल होते हैं किस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं। तो बच्चे पहला जो अपना एग्जाम्पल है NaCl प्लस AgNO3। जब NaCl और AgNO3 की रिएक्शन होती है तो यहाँ पर AgCl प्लस NaNO3 ये फॉर्म होता है। यदि इसकी अपन अणुसंख्यता की बात करें तो अणुसंख्यता को वैसे तो इसकी कोई प्रदर्शित करने के लिए कोई स्पेशल साइन नहीं है, लेकिन अपन मॉलिक्यूलरिटी के अकॉर्डिंग इसको m मान लेते हैं। तो m इक्वल यहाँ पर बच्चों क्या निकलेगी, आप देख रहे हैं NaCl का एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है और AgNO3 का ही एक मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी यानी 1 प्लस 1 यानी टोटल हो जाएगी 2। कितनी निकली बच्चों 2। अब यहाँ पर अपन कोटि जिसे अपन रिप्रेजेंट बाई n, तो यहाँ पर कोटि कितनी निकले इसकी, तो इसकी कोटि 2 निकलेगी। यहाँ 2 इसलिए निकलेगी कि किसी अभिक्रिया में वे अभिकर्मक जो अल्पतम मात्रा में हो तो उनकी अणुसंख्यता ही अभिक्रिया की कोटि को भी निर्धारित करती है। यहाँ देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिमिलर आ रहा है। क्या ये हमेशा आता रहेगा? ऐसा बच्चों बिल्कुल भी नहीं होगा। अणुसंख्यता और कोटि के मान समान हो सकते हैं पर 100% हमेशा समान हो ये आवश्यक नहीं है। इसको अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल की सहायता से समझ सकते हैं बच्चों। जैसे अपन यहाँ एग्जाम्पल नंबर 2 ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में लेते हैं अपन लोग एथिल एसीटेट का जल अपघटन। तो आप जानते हैं एथिल एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COO C2H5 प्लस जल अपघटन कराना है इसको अपने को। तो जल अपघटन के रूप में क्या हो जाएगा H2 लिखेंगे यहाँ पर। इसके बाद क्या फॉर्म होता है, एक तो CH3COOH बनता है और प्लस में बनता है यहाँ पर C2H5OH। तो यहाँ पर इसकी अणुसंख्यता की बात करें तो अणुसंख्यता क्या निकलेगी बच्चों, एक मॉलिक्यूल तो एथिल एसीटेट का है और एक ई वाटर का है, तो मॉलिक्यूलरिटी इसकी 2 निकलेगी। अब बात करते हैं अपन लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n के बराबर क्या आएगा, तो बच्चों आप विशेष ध्यान रखें जब किसी केमिकल रिएक्शन में जल अपघटन हो रहा हो यानी जल की मात्रा बहुत ज़्यादा हो तो वो किसी अभिक्रिया की जो सांद्रता है उसको ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जब जल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है तब उस अभिक्रिया में उसकी अणुसंख्यता कोटि का निर्धारण नहीं करती है। यहाँ पर आप देख रहे थे द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार हम क्या लिख रहे थे कि रिएक्टेंट के जो एक्टिव मास होते हैं उसके ऊपर जो पावर लगी होती है उन दोनों के गुणनफल योग के बराबर हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलती है। लेकिन यहाँ पर जल की मात्रा ज़्यादा होने से क्या होता है बच्चों, किस प्रकार से अपन लिखते हैं इसके लिए प्रेक्षित दर समीकरण। क्या लिखेंगे, प्रेक्षित दर को अपन लोग ऑब्जर्व भी बोलते हैं। तो R ऑब्जर्व लिखेंगे OBERS ऑब्जर्व, प्रोपोर्शनल करेंगे
CH3 C+O यहाँ लिखेंगे CH3 C+O इसको अपन एक्टिव फॉर्म में लिखेंगे, इसकी पावर 1 मानेंगे। H2O को देखें तरीके से आप, H2O की क्या कंडीशन होगी, H2O इसकी पावर हो जाएगी 0। क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर R इक्वल के CH3 C+O इसकी पावर में 1 लिखा जाएगा और H2O की पावर क्या लिखा जाएगा बच्चों, 0। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन N इक्वल 1 + 0 अर्थात 1। यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों कि इसकी मॉलिक्युलरिटी तो 2 आई है, पर रिएक्शंस में वाटर की मात्रा अधिक होने के कारण उसकी अपन पावर 0 मानते हैं। जब पावर 0 मानेंगे तो 1 + 0 किया तो यहाँ आपने देखा कि इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 निकले। क्लियर? आप देख रहे हैं ये एक सूडो रिएक्शन है। आपने कभी पढ़ी होगी या आज मैं बताऊँ आपको, छद्म या आभासी एक अणु का अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो यहाँ अपने को उसी का एग्जाम्पल है जी एथिल एसिड का जल अपघटन। नोटेड दिस पॉइंट। अब हम आपको कुछ और एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे कि फर्स्ट हो गया था, सेकंड हो गया था, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे सुक्रोज का जल अपघटन। इसका जल अपघटन सुक्रोज का जल अपघटन। तो सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H22O11 प्लस में यहाँ H2 लिखेंगे, क्योंकि इसमें भी जल की मात्रा अधिकतम होती है। तो यहाँ जो फॉर्म होता है C6H12O6 प्लस C6H12O6, इसे अपन लोग ग्लूकोज बोलते हैं और इसको हम फ्रैक्टोज बोलते हैं। बच्चों आपको देखने में दोनों के फॉर्मूले तो सिमिलर लग रहे हैं, सिमिलर लग क्या रहे हैं, देख ही रहे हैं वो तो, बट इनमें डिफरेंट होता है। ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज इज ए एल्डोइ शुगर और फ्रैक्टोज इज ए कीटोइ शुगर। इनके जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो सिमिलर है, लेकिन इनके जब अपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते हैं, संरचनात्मक सूत्र लगाते हैं या लिखते हैं, तो आप ये देखते हैं कि ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा रहता है, जबकि फ्रैक्टोज में सेकेंड कार्बन पर कीटोन्स ग्रुप जुड़े रहते हैं। अब अपन इसको भी किस प्रकार से इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। इसकी मॉलिक्युलरिटी तो आपको भी दिख रही है, मॉलिक्युलरिटी 2। अब इसका हम दर समीकरण निकालेंगे। दर समीकरण तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर भी जल कैसा अधिक मात्रा में है। जब जल अधिक मात्रा में होगा तो इसका जो शक्ति द्रव्यमान है उसकी पावर 0 हो जाएगी। तो किस प्रकार से लिखेंगे, आर इक्वल में डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन लोग। अब आर इक्वल के ले लेंगे और उसके बाद एक्टिव मास के फॉर्म में लिखेंगे C12H22O11, इसकी पावर क्या रहेगी, 1 रहेगी। और जो H2O है ना वो अधिक मात्रा में है, तो यहाँ पर अपन H2O को लिख देंगे और उसकी पावर अपन 0 मानते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा, अब यहाँ पर अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, इसके इक्वल होगा 1 + 0
यानी n इक्वल हो गया 1। यहाँ भी अपन लिख सकते हैं n इक्वल 1। तो इसमें भी आपने क्या देखा बच्चों कि वाटर की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए उसने क्या किया है कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको इफेक्टेड नहीं कर पाया। अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ किस प्रकार से आप यहाँ पर मैं डायग्राम के थ्रू बताऊँ आपसे। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कोई कंटेनर है, क्लियर। इस कंटेनर हमने वाटर भर रखा है और इसमें कुछ मात्रा में शुगर डाल दिया। अब आप देख रहे हैं कि इसमें से अपन ने क्या किया है कि 1 चम्मच शुगर डाल दी है। तो आप देखेंगे कि ये उसका जो टेस्ट है वो सिमिलर हो जाएगा। अब इसमें यदि अपन 1 आध चम्मच वाटर को बाहर निकाल दें तो क्या इसके टेस्ट में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि अधिकता में वाटर है, उसमें 1 आध चम्मच अपन ज़्यादा डाल दें या 1 आध चम्मच अपन निकाल लें तो उसके टेस्ट में कोई अंतर नहीं आता है। इसी प्रकार से जब वाटर की मात्रा किसी रिएक्शन में ज़्यादा होती है तो वहाँ पर उसका एक्टिव मास क्या बना जाता है? 0, क्योंकि वो कंसेंट्रेशन को चेंज नहीं कर रहा। तो इस प्रकार से अपन ने ये इलेक्ट्रोलाइसिस यानी जल अपघटन किसका किया? अपने सुक्रोज का जल अपघटन किया। तब हमने ये देखा कि उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 निकल रही है बट मॉलिक्युलरिटी तो 2 निकल रही है। तो यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों मॉलिक्युलरिटी 2 है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। यहाँ आपको समझ में आना चाहिए कि हमेशा मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिमिलर नहीं हो सकते। क्लियर। अब आपको नेक्स्ट एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। N2 प्लस 3H2 अपन देख रहे हैं Fe पाउडर लिखा है इसमें, यहाँ बनेगा 2NH3। तो बच्चों आप यहाँ विशेष एक बात ध्यान रखें कि जब किसी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट पार्टिसिपेट हो यानी कोई उत्प्रेरक भाग ले रहा हो तब उस अभिक्रिया की कोटि का मान हमेशा 0 आता है। क्या आता है बच्चों? 0। कब आता है? जब किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट प्रेजेंट हो। कैटलिस्ट को आप जानते हैं ना? यदि नहीं जानते हैं तो आप इसको यूनिट नंबर 5 में इसको टोटली डिटेल से बताया गया है। वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा देते हैं किंतु स्वयं रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उन्हें हम उत्प्रेरक कहते हैं। ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज कराने के आधार पर इनके नाम पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं और नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं। वे उत्प्रेरक जो किसी रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करा देते हैं उन्हें अपन लोग पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलते हैं, और जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करा देते हैं उन्हें हम नेगेटिव कैटलिस्ट बोलते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन पाउडर देन फॉर्म अमोनिया। स्टार्टिंग में ये रिएक्शन बहुत स्लो चलती है, जैसे इसमें अपन आयरन पाउडर डाल देते हैं तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाती है। तो आप यहाँ समझ रहे होंगे कि जो आयरन पाउडर है वो एक्ट एज ए पॉजिटिव कैटलिस्ट के रूप में कार्य कर रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे कि इसकी जो मॉलिक्युलरिटी है वो कितनी निकलेगी बच्चों? 1 + 3 = 4। यानी इस रिएक्शन की जो मॉलिक्युलरिटी है वो 4 निकलेगी, बट इसकी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 0 निकलेगी। जैसा कि हम बता रहे हैं आपको 0 क्यों निकल रही है? क्योंकि इसमें कैटलिस्ट पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो इसको आप नोट करें। तो बच्चों आपने क्या देखा, क्या स्टडी कर ली है अभी तक? मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आप भली भांति स्टडी कर चुके हैं, उसको आप सीख भी चुके हैं। इस प्रकार से हम मॉलिक्युलरिटी को निकालते हैं
और किस प्रकार से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकालते हैं। तो अब बच्चों हम आपको मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में अंतर बताएंगे। क्या क्या अंतर है आप बताएं कुछ, बिल्कुल बताइए। तो पहला डिफरेंस सुनिए आप लोग, क्या है बच्चों, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या है ये। क्या सीखे, यह है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या है। अर्थात यहाँ ये तात्पर्य है कि किसी अभिक्रिया में कितने अणु आपस में टकराते हैं और वो टक्करें करने के बाद प्रोडक्ट को बनाते हैं। इसे ही हम मॉलिक्युलरिटी कहते हैं। कोटि क्या होती है बच्चों, यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या है जिनका सांद्रण चेंज होता है, यानी चेंज इन द कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दूसरा पॉइंट आप देखें, इसका मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, क्योंकि मॉलिक्युलरिटी तो कभी शून्य हो ही नहीं सकती है। क्योंकि किसी रिएक्शन में जब अणु पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे कोई अणु, तो वो रिएक्शन होगी नहीं। अर्थात आप हमेशा ध्यान रखें, किसी भी रिएक्शन में अणु संख्या का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। जबकि आपने देखा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में उसकी जो वैल्यू है वो 0 भी हो सकती है, स्पेशल फॉर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, यानी ऐसी रिएक्शंस जो कैटालिस्ट की उपस्थिति में होती हैं उनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो 0 ही आती है। तो इसका जो मान है वो 0 हो भी सकता है, बट मॉलिक्युलरिटी 0 नहीं हो सकती। अगला पॉइंट देखें, पॉइंट नंबर 3 आप देखें, इसका मान हमेशा पूर्णांक में होता है, यानी मॉलिक्युलरिटी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, लेकिन इसका मान हमें कभी भी फ्रैक्शनल नहीं मिलेगा। जबकि कोटि का मान भिन्नात्मक भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि मॉलिक्युलरिटी एक थ्योरेटिकल वैल्यू है, यानी सैद्धांतिक मान है, और हमारी जो कोटि है वो है एक प्रायोगिक मान, यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो यहाँ पर बच्चों आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी में डिफरेंट अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम आपको 4 पॉइंट मॉलिक्युलरिटी के बताएंगे और 4 ही पॉइंट अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बताएंगे। सबसे पहले आप मॉलिक्युलरिटी की सुने। नंबर 1, यह किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या होती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी का देखेंगे, यह एक सैद्धांतिक मान है, इसका मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, और इसका मान हमेशा पूर्णांक में होगा। किसमें होगा? पूर्णांक में। अभिक्रिया की कोटि देखें, यह किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या होती है जिनके सांद्रण में चेंजिंग आती है, और कोटि का मान शून्य भी हो सकता है, कोटि का मान भिन्नात्मक भी हो सकता है। यह एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो बच्चों आज आपने मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस अच्छे से सीख लिया। एक्चुअल में हमने इसको फंडामेंटल से लेके चले थे। सबसे पहले आपको हमने मॉलिक्युलरिटी से परिचय कराया, उसके बाद हमने एक्टिव मास लॉ से परिचय कराया, और उसके बाद हमने आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से परिचय कराया और उनके एग्जाम्पल्स बताए। आज की क्लासेस में हमने हर टॉपिक में 3-3, 4-4 एग्जाम्पल दिए हैं, जिसके माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों आज की क्लास को हम यहीं पर समापन करते हैं। धन्यवाद, और आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए, जिससे कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइबर के रूप में कार्य करते रहें।